हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 5 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडलाइन दैनिक जागरण ने बनाई है वो बनाई है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। ये स्टेटमेंट दिया है मोहन भागवत ने। इन्होंने ये बताया है कि धर्म भले अलग अलग हों लेकिन जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। सबका उद्देश्य भारत को आगे बढ़ाना, विश्व गुरु बनाना हो सकता है कि हमारी पूजा करने की विधि अलग हो, यानी कि जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम पूजा करते हैं, इन्होंने बोला है। उसी तरीके से सिख हो सकता है गुरुद्वारे जाते हों, लेकिन सबका उद्देश्य एक होना चाहिए। सबको भारत को विश्व गुरु बनाना चाहिए। मोहन भागवत डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद की पुस्तक वैचारिक समन्वय एक पहल का विमोचन करने आए थे। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार थे। विमोचन कार्यक्रम में संघ संचालक ने कहा कि लोग यह ना समझें कि इस पुस्तक का विमोचन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, राजनीतिक स्वयंसेवकों का काम नहीं है। संघ जोड़ने का काम करता है जबकि राजनीति तोड़ने का हथियार बन जाती है। राजनीति की वजह से ही हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सके हैं। संघ चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन जो भी करता है वो राष्ट्र हित में ही करता है। नेक्स्ट न्यूज है कि भविष्य में भी सेमेस्टर और प्री बोर्ड आधारित मूल्यांकन की तैयारी। देखिए, इस बार जो कोरोना काल की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए 10th और 12th के, तो उसमें एक प्रणाली लागू करी गई कि आपको जो 10th के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम, 12th के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे और जो मंथली एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड लेकर आप कह सकते हैं कि रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब उसको निकट भविष्य में भी एक प्रक्रिया के तहत अपनाने की इसमें बात की गई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों को अब सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षा को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यह इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना का खतरा जिस तरह बना हुआ है उसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षाएं हो पाएं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के साथ मिलकर इससे जुड़े विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें छात्रों की सेमेस्टर और प्री बोर्ड परीक्षाएं अब बोर्ड की देखरेख में होंगी। स्कूलों को ये परीक्षाएं कराने के बाद तुरंत इसके अंकों को बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोर्ड परीक्षाएं नहीं होने की स्थिति में इन्हीं अंकों के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कोरोना के कारण पिछले 1.5 वर्षों में छात्रों का बड़ा नुकसान हुआ है। बोर्ड के साथ साथ दूसरी परीक्षाएं भी स्थगित हुई हैं। रिजल्ट से लेकर एडमिशन तक में काफ़ी विलंब हुआ है। केंद्र सरकार चाहती है कि अगर जरूरी हो तो भविष्य को लेकर अभी से तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई और कैरियर को अब ज़्यादा हल्के में ना लें। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजधानी में स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की मिली अनुमति। कोरोना के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्टेडियम और खेल परिसर को सोमवार को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रविवार को जारी आदेश में ये कहा गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया और अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। फिलहाल ये अनुमति 5 जुलाई से 12 जुलाई की सुबह 5 बजे तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसके अलावा अन्य मामलों में पिछले हफ्ते तक लागू छूट और प्रतिबंध जारी रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, पुष्कर धामी बने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल समेत ली शपथ। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। रविवार को राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी 11 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पुष्कर मंत्रिमंडल में पिछली तीरथ सरकार के सभी मंत्रियों को जगह मिली है। 3 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य और स्वामी यतीश्वरानंद का कद बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण करने वाले अन्य मंत्रियों में सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, ऐसे ही लोगों के यहाँ पर नाम
दिए गए हैं। भाजपा दल की शनिवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में खटीमा से दूसरी बार के विधायक धामी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर मुहर लगी थी। नेक्स्ट न्यूज है, केजरीवाल ने बोला है कि इस वर्ष भारत रत्न का सम्मान डॉक्टरों को मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार से अपील की है कि इस साल का भारत रत्न का सम्मान डॉक्टरों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे मेरा तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, देश के सभी डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल के समूह को यह सम्मान मिलना चाहिए। सीएम ने यह मांग रविवार को स्टेप 1 की तरफ से आयोजित डॉक्टर्स डे समारोह में भारत सरकार से की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि देश चाहता है कि इस वर्ष भारत रत्न सम्मान भारतीय डॉक्टरों को दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। दिल्ली सरकार की तरफ से उसके मद्देनजर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर तीसरी लहर आ भी गई तो उससे निपटने के लिए तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि ब्रिटेन व इटली के 4 दिवसीय दौरे के लिए सेना प्रमुख रवाना। सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने रविवार को ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनकी यात्रा का मकसद दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। सेना ने कहा कि जनरल नरवाने सैन्य सहयोग को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दोनों देशों के समकक्षों एवं वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। नरवाने अपनी यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन के रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। वह सेना के विभिन्न फॉर्मेशंस का भी दौरा करेंगे, जहां वह आपसी हित के मुद्दों पर वैचारिक आदान प्रदान करेंगे। सेना के बयान में कहा गया है कि यात्रा के दूसरे चरण में सेना प्रमुख इटली के रक्षा प्रमुख और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे। इसके अतिरिक्त सेना प्रमुख प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना के स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे और रोम के सचिंगोला में इतावली सेना के काउंटर IEED सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्हें विभिन्न पक्षों से अवगत कराया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि देश भर में नदी जोड़ो परियोजना की बन रही है DPR। केंद्र सरकार नदी जोड़ो परियोजना पर कदम आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में कहा है कि देश भर में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए नदी जोड़ो परियोजनाओं की DPR यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस वर्ष से ही केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्य शुरू हो जाएगा। 2600 करोड़ रुपए की लागत से अर्जुन सहायक नहर परियोजना पूरी हो गई है। जल्द ही प्रधानमंत्री से इस परियोजना का लोकार्पण कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री दोपहर करीब 2:15 बजे हेलीकॉप्टर से महोबा के सहरचुना बांध परिसर पहुंचे। नेक्स्ट न्यूज है कि नया समझौता, नेपाल में भी दौड़ेगी प्राइवेट कंटेनर ट्रेन। आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए भारत और नेपाल ने रेलवे सर्विस एग्रीमेंट में नया बदलाव किया है। समझौते के नए मसौदे के अनुसार दोनों देशों के प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर माल लाने भेजने में भारतीय रेल के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नए प्रावधान से भारत सरकार के उपक्रम कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉनकोर का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। काठमांडू पोस्ट अखबार के अनुसार इस नए प्रावधान पर दोनों देशों में 30 जून को सहमति बनी है। मूल समझौता 2004 में हुआ था, लेकिन इसके अनुभवों के आधार पर कई बार बदलाव हो चुके हैं। इससे दोनों देशों का सीमा पार माल का निर्यात आयात बढ़ाने की संभावना है। इससे निजी क्षेत्र रेलवे की बुनियादी सेवाओं के विस्तार की प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा। इससे कारोबार बढ़ेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही माल को लाने ले जाने का खर्च कम होगा। इसका फायदा वस्तु की लागत पर पड़ेगा और अंततः उपभोक्ता को अपेक्षाकृत सस्ता सामान मिलेगा। समझौते की इस नए प्रावधान से भारतीय बंदरगाहों से नेपाल जाने वाले माल को सीमावर्ती नेपाली शहरों से आगे ले जाने का रास्ता भी तैयार होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है अपनी जवाबदेही तय करे न्यायपालिका, और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने। इस आर्टिकल में लोकतांत्रिक मूल्यों को
सही और सुचारू रूप से समझने और उसे इम्प्लीमेंटेशन करने पर जोर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं है, जनता ने आपको चुनकर भेज दिया है तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। लोकतंत्र भारत की जीवन शैली है। संविधान की उद्देशिका में राष्ट्र राज्य की शक्ति का मूल स्रोत हम भारत के लोग हैं। उद्देशिका में भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा है। भारत के लोगों ने प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का संविधान बनाया था। भारत के लोग अपनी प्रभुता का प्रयोग केंद्र के संसद और राज्य के विधानमंडल के माध्यम से करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसे संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि की संवैधानिकता के जांच के दायरे में जांचने के अधिकार भी हैं। अब आप यहाँ पर वर्ड सुन रहे हैं विधान मंडल या विधान परिषद। विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधान मंडल कहलाते हैं। अब सदस्य के बारे में जान लीजिए। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों को मिलकर बनता है। भारत के कुछ राज्यों में केवल एक ही सदन होता है और कुछ में 2 सदन हैं, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 2 सदन वाली विधानमंडल है। बाकी सभी राज्यों में एक सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है। प्रधान न्यायाधीश के तर्कसंगत के साथ अतर्क संगत विचारों को भी सम्मान देने की अपील की है, इसलिए उनका ताजा वक्तव्य विश्लेषण योग्य हो गया है। उन्होंने न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही है, साथ ही स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को विधायिका या कार्यपालिका द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इससे विधि या शासन छलावा बनकर रह जाएगा। भारत में केवल आपातकाल का समय ही कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के मान मर्दन का काल है। इसके पहले और इसके बाद का काल न्यायपालिका के आदर से भरा पूरा है, लेकिन मूल कठिनाई जवाबदेही की है। संविधान सभा के मसौदे पर बहस चल रही थी। सरकार के स्थायित्व और जवाबदेही की बात चली है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि हमने स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व के बजाय जवाबदेही यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महत्व दिया है। इसमें बताया गया है कि दल बदल भारतीय राजनीति की निदित प्रवृत्ति है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के संबंध में उपबंध है। प्रश्नगत निहरता की सुनवाई का कार्य संविधान के लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा, विधान परिषद के सभापति को सौंपा है। पहले ऐसे मुकदमों की सुनवाई समयबद्ध नहीं थी। न्यायपालिका की स्वतंत्र उच्चतर संवैधानिक मूल्य हैं। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए जाने के तमाम रक्षाप्रयोग किए थे। नीति निदेशक तत्वों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना राष्ट्र राज्य के लिए आदेश है। अब आपने यहां पर देखा कि हमें एक वर्ड मिला है नीति निदेशक। ये नीति निदेशक तत्व क्या हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। बंगाल चुनाव के बाद भारी हिंसा हुई। न्यायिक सुनवाई में लोगों की उम्मीदें थीं, विषय महत्वपूर्ण था, लेकिन 2 न्यायमूर्तियों ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इसका औचित्य समझ में नहीं आता है। मुख्य न्यायाधीश ने वास्तविक लोकतंत्र के विकास के लिए बेशक अच्छी बातें कही हैं, लेकिन न्यायपालिका में जरूरी सुधार की आवश्यकता, यह प्रश्न है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी टिप्पणी की। कहा कि नए मीडिया ट्रायल में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की क्षमता है। वे सही गलत, अच्छे बुरे और असली नकली के बीच फर्क करने में असमर्थ हैं। उन्होंने ठीक कहा है कि मीडिया ट्रायल मामलों के
विचारण में मार्गदर्शक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को कभी भी भावुक राय में से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है चौतरफा गहरे संकट से घिरा नेपाल, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व सांसद केसी त्यागी ने। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में आपको नेपाल के बारे में जानना चाहिए कि नेपाल क्या है, नेपाल देश के बारे में जानना चाहिए। नेपाल हिमालय में बसा हुआ है। इसका दक्षिणी मध्येश भाग उपजाऊ और नम है। 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में बसा है यह देश। यह देश का क्षेत्रफल है जो आपको बताया गया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 93 नंबर का देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये 41वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल में 14 अंचल हैं, 75 जिले हैं और 5 विकास क्षेत्र हैं। नेपाल की भारत और अन्य देशों के साथ अच्छी दोस्ती है। साथ ही यह सार्क का संस्थापक सदस्य भी है। साथ ही यह देश यूनाइटेड नेशन और बिम्स्टेक का भी सदस्य है। अगर हम नेपाल के इतिहास की बात करें तो नेपाल का इतिहास सम्राट अशोक के समय से माना जाता है। अब आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है कि नेपाल एक बार फिर राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक के साथ साथ विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कुछ हालिया फैसलों ने न केवल नेपाल को उपहास का पात्र बनाया है, बल्कि नेपाली लोकतंत्र की बुनियाद को भी हिला दिया है। नेपाल में लोकतंत्र की पहली बयार 1951 में चली थी, जब 104 वर्ष की राणाशाही का अंत हुआ था और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी। राणा वंश के पूर्व शाह वंश का शासन था, यानी राणा वंश से भी पहले शाह वंश का शासन था। वर्ष 1955 में महाराजा त्रिभुवन की मृत्यु के बाद महाराजा महेंद्र का राज तिलक हुआ। फिर 1959 में संविधान लागू किया गया। आम चुनाव भी हुए। चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन राजवंश को नई लोकतांत्रिक व्यवस्था रास नहीं आ रही थी। लिहाजा राजा महेंद्र ने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया, संसद एवं संविधान भी भंग कर दिए और दल विहीन पंचायत प्रणाली शुरू कर दी गई। लंबे समय तक ऐसी राजनीतिक उठापटक से जूझते हुए अप्रैल 2008 में आखिरी राजशाही की आधिकारिक तौर पर समाप्ति हुई। संवैधानिक सभा के लिए चुनाव हुए। जुलाई 2008 में माओवादी नेता प्रचंड के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। नेपाली कांग्रेस के ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया एवं प्रशासनिक भूल के कारण प्रचंड को तब इस्तीफा देना पड़ा, जब मई 2009 में उन्होंने सेनाध्यक्ष रुकमांगद कटवाल को पद से बर्खास्त कर दिया था। मई 2020 में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धारचूला के बीच सड़क का उद्घाटन किया, तो नेपाल सरकार द्वारा देश का नया नक्शा जारी कर एक अजीब संकट पैदा कर दिया गया। मार्च 1816 की सुगौली संधि का हवाला देकर ओली ने कथित तौर पर अपनी जमीन वापस मांगी। यह वह दौर था जब नेपाल के तराई इलाकों के नागरिकों को भयंकर यातना एवं अभावों से जूझना पड़ा था। अब ये 1816 की सुगौली संधि क्या है? देखिए, 2 साल लंबे चले ब्रिटिश नेपाली युद्ध को खत्म करने के लिए 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया। इस भाग को नेपाल में पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। इससे पहले एनसीपी में मतभेद और दूरी के पीछे भी ओली का अलोकतांत्रिक और मनमाना रवैया ही जिम्मेदार माना गया है। संसद में बहुमत खोने के बावजूद ओली अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनका आचरण प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने के साथ ही नेपाल को शर्मसार करने वाला है। वैसे तो मार्क्सवादी स्वयं को नास्तिक मानते हैं, लेकिन ओली न केवल भगवान राम की महत्ता को स्वीकार, बल्कि भारत में धार्मिक प्रतिस्पर्धा में नेपाल को श्री राम की वास्तविक जन्मभूमि होने का अटपटा दावा कर रहे हैं। आज नेपाल आर्थिक मोर्चे पर भी संकट से गुजर रहा है। विश्व बैंक के अनुसार नेपाल से बाहर
नेपाल में बाहर से आने वाले पैसे में 14% की गिरावट आई है। लंबे समय से नेपाली नागरिकों का काम के सिलसिले में बाहर जाना लगभग बंद हो गया है। तकरीबन 1 लाख से अधिक नेपाली नागरिक स्वदेश आ चुके हैं। ध्यान रहे कि नेपाली अर्थव्यवस्था में प्रवासी नेपालियों के अंशदान की अहम भूमिका रही है। नेपाल के मौजूदा हालात के कारण कम्युनिस्ट दलों की बहुत किरकिरी हो रही है, जिन्हें राजशाही का एक सशक्त विकल्प माना गया था। यही कारण है कि नेपाल में अब राजशाही वापस लाने के पक्ष में भी कुछ आवाजें उठने लगी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फिर राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर मुद्रा में है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसे कुछ हासिल होगा, क्योंकि एक तो यह गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है और दूसरे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे चुका है। इस मामले में कहीं कोई विसंगति नहीं है। यह ठीक है कि फ्रांस में इस सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक जांच शुरू हुई है, लेकिन किसी मामले की जांच शुरू होने का यह मतलब नहीं है कि आरोपों की पुष्टि हो गई है। बेहतर होता कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी इस जांच के पूरा होने का इंतजार करते। जब तक फ्रांस में होने वाली जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक भारत में उस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। यह भी ध्यान रहे कि जिस गैर सरकारी संगठन की शिकायत पर यह जांच शुरू की गई है, वह पहले से भी इस तरह की कोशिश करता रहा है। तथ्य यह भी है कि यह गैर सरकारी संगठन खुद की भी आरोपों से घिरा है। कांग्रेस को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि राफेल सौदे को तूल देकर ही उसने पिछले लोकसभा चुनाव लड़े थे और उसे मुंह की खानी पड़ी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिजनेस पेज से कि क्रूड सस्ता हो या महंगा, कंपनियां बढ़ाती रहेंगी दाम। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल क्या होता है। देखिए, क्रूड ऑयल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शिलारस को क्रूड ऑयल कहते हैं, जो काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। इसके प्रभाजी आश्वन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, तारकोल, लुब्रिकेट तेल इत्यादि प्राप्त होते हैं, जिसे क्रूड ऑयल बोला जाता है। रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की खुदरा कीमतों में 35 पैसे और डीजल में 16 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर स्पष्ट कर दिया कि इन उत्पादों के दामों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर इस वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतों की वजह बताया है, लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े ही इस बात की गवाही देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों का घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो वर्ष 2020-21 में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 17 वर्षों के निचले स्तर पर होती। अगर हम पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सेस की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL ने एक डाटा में बताया है कि 1 जुलाई को दिल्ली स्थित उसके पेट्रोल पंप पर पेट्रोलों की खुदरा कीमत 98 रुपये 84 पैसे थी, जिसमें 32 रुपये 90 पैसे केंद्रीय टैक्स था यानी केंद्र सरकार का टैक्स था, 22 रुपये 82 पैसे राज्य सरकार का टैक्स था और 3 रुपये 82 पैसे डीलर का कमीशन था। फिर केंद्र के खाते में जितना भी टैक्स आता है उसका 45% राज्यों को भी जाता है। तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स की कमाई कई राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा है। इसलिए भी अधिकतर राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाना नहीं चाहती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम इन टैक्सेस को हटा दें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत कहाँ आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि सीड रिप्लेसमेंट से ही देश में तिलहन रकबा और उत्पादन बढ़ाने का उपाय। तिलहनी फसलों की खेती को नज़रअंदाज करना अब भारी पड़ने लगा है। खाद्य तेलों की ज़्यादातर ज़रूरतें आयात से पूरी हो रही हैं, जो खजाने पर बोझ बनने लगा है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के अब तक के सारे तरीके विफल रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि तिलहन का ना रकबा बढ़ रहा है और ना ही उत्पादकता। इसके मुकाबले प्रति व्यक्ति घरेलू खपत में लगातार इजाफा हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो तिलहन फसलों की खेती में सबसे बड़ी मुश्किल सीड रिप्लेसमेंट यानी कमजोर बीजों को छोड़ उन्नत किस्म के बीज अपनाने के प्रति उदासीन रहने की है। दुनिया भर के मुकाबले भारत में तिलहनी फसलें उत्पादन है वो निचले स्तर पर है।
नेक्स्ट न्यूज़ है, अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा कर रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान अफगान सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहा है। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबान निरंतर बढ़त बनाया जा रहा है और हर रोज कई जिले उसके कब्जे में आते जा रहे हैं। यहां तालिबान द्वारा खदेड़े जाने के बाद 300 सैनिक अपने देश की सीमा पार तजाकिस्तान पहुंच गए हैं। तजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा की राज्य समिति ने 300 अफगान सैनिकों के आने की पुष्टि की है। समिति ने कहा है कि बदख्शां प्रांत के से लगी सीमा पर ये सैनिक आए हैं। मानवता के कारण इन्हें यहाँ प्रवेश की अनुमति दी गई है। तो ये आज का 5 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।